नमस्ते दोस्तों, यह हमारे चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत है जिसमें हम रोमन साम्राज्य के पूरे इतिहास को कवर करेंगे। रोम, यह नाम ही पोप पद, एक साम्राज्य, एक गणराज्य और प्रतीत होता है कि अंतहीन इतिहास के ज्वलंत विचारों और कल्पनाओं को जगाता है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? इससे पहले कि रोम आज का महान शहर बन पाता, इसे कहीं न कहीं से शुरू करना पड़ा। रोम की स्थापना की कहानी एक ऐसी गाथा है जिसे रोमन अक्सर अपने प्राचीन शहर के शुरुआती इतिहास के रूप में सुनाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रोम की स्थापना 22 अप्रैल 753 ईसा पूर्व को जुड़वा भाइयों रोमुलस और रेमुस ने की थी। ये लड़के अल्बालुंगा के राजा न्यूमेटर की बेटी रिया सिल्विया के बेटे थे, जो युद्ध के देवता मार्स से गर्भवती हुई थी। जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो राजा न्यूमेटर के छोटे भाई, जिसने पहले राजा को हटा दिया था, ने नए सिंहासन प्रतिद्वंद्वियों से बचने की उम्मीद में लड़कों को टिबर नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की। किसी तरह शिशु बच गए और अंततः पलाटाइन हिल के पास किनारे पर बह गए। यहाँ किंवदंती के अनुसार उन्हें एक मादा भेड़िए ने दूध पिलाया और बाद में फोस्टिलस नामक एक स्थानीय चरवाहे ने उन्हें पाया। उसने और उसकी पत्नी ने लड़कों को गोद ले लिया और बड़े होने पर रोमुलस और रेमुस चरवाहा योद्धाओं के एक समूह के नेता बन गए, इससे पहले कि उन्हें अपनी असली वंशावली के बारे में पता चला। यह जानते हुए कि अल्बालुंगा पर उनका वैध दावा था, जुड़वा बच्चों ने शहर पर हमला किया, अपने परदादा की हत्या कर दी और अपने दादा को सिंहासन पर वापस बिठाया। फिर उन्होंने पास में ही अपना शहर स्थापित करने का फैसला किया, उसी स्थान पर जहां उन्होंने बच्चों के रूप में मादा भेड़िए से दूध पिया था। लेकिन भाइयों के बीच एक संघर्ष रोमुलस द्वारा अपने भाई की हत्या के साथ समाप्त हुआ और रोमुलस ने अकेले ही रोम शहर की स्थापना की, जिसका नाम उसी के नाम पर रखा गया। रोमुलस को अब अपने नए शहर को आबाद करने की स्पष्ट समस्या का समाधान करना था, जिसमें वर्तमान में कोई महिला नहीं थी। इस बाधा को दूर करने के लिए रोमुलस ने अपने पड़ोसियों सबाइन्स को एक उत्सव में आमंत्रित करने की योजना बनाई, जिसमें उसने उनकी महिलाओं का अपहरण कर लिया। यह आश्चर्यजनक रूप से नए रोमन और सबाइन्स के बीच सशस्त्र संघर्षों को जन्म दिया। लेकिन रोमुलस के लिए शुक्र है कि अपहृत महिलाओं ने वास्तव में मध्यस्थता करने के लिए आगे आईं और रोम पर कब्जा होने से पहले युद्ध समाप्त करने पर जोर दिया। बाद की शांति संधि ने दो साम्राज्यों के विलय की अनुमति दी और रोमुलस और सबाइन राजा टाइटस टाटियस दोनों को आबादी का अधिकार बना दिया। इसके अतिरिक्त रोम के विकास में मदद करने के लिए रोमुलस ने निर्वासनियों और भगोड़ों दोनों को अपने साम्राज्य में शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। जब उनके समकक्ष राजा टाइटस की मृत्यु हुई तो सबाइन का कोई उत्तराधिकारी नहीं बना, जिसने रोमुलस को नए शहर का एकमात्र सम्राट बना दिया। संस्थापक की मृत्यु के बाद राज्य के एक गणराज्य बनने तक 6 और राजा होंगे। यह निश्चित रूप से रोम के अस्तित्व में आने के तरीकों में से केवल एक सिद्धांत है। कुछ हद तक असाधारण कहानी पर कई इतिहासकारों द्वारा वर्षों से सवाल उठाए गए हैं और रोम की स्थापना के बारे में अन्य परिकल्पनाएं मौजूद हैं और कुछ उत्सुक आंकड़ों द्वारा समर्थित हैं। एक के लिए स्ट्रैबो, एक यूनानी इतिहासकार, ने एक और कहानी लिखी है जो दावा करती है कि एक आर्केडियन उपनिवेश ने पहले उस पर कब्जा कर लिया था जो रोम बनेगा, और शहर की स्थापना स्वयं आर्केडिया के एक यूनानी व्यक्ति इवेंडर ने की थी। स्ट्रैबो के अनुसार एक रोमन इतिहासकार लुसियस कोलियस इंटिपेटर भी इस सिद्धांत से सहमत थे। फिर भी एक और विश्वास यह है कि रोम की स्थापना राजा ओडिसीस और चिरसी के बेटे रोम द्वारा की गई थी, जिसने रोमनों को ग्रीक वंश का बना दिया होगा, और यह एक प्रतिकूल तथ्य बन गया होगा क्योंकि यूनानियों के साथ कलह बढ़ने लगी थी। मार्टिन पी निल्सन, एक स्वीडिश विद्वान, बताते हैं कि यह सिद्धांत वास्तव में कभी रोम के जन्म की मुख्य कहानी रही होगी,
लेकिन जैसे जैसे ग्रीक वंश की अवधारणा रोमनों के लिए अधिक शर्मनाक होती गई, उन्होंने संभवतः कहानी को बदल दिया होगा। रोमियोस के नाम को रोमुलस के मूल नाम में बदल दिया होगा। लेकिन रोमियोस नाम, जो बाद में रेमुस के मूल नाम में बदल गया, कभी पूरी तरह से भूला नहीं गया और यह केवल एक नहीं बल्कि दो संस्थापकों की कहानी का हिसाब देगा। अपनी व्यंग्य रचना द सीजर्स में संभावित रूप से छिपे हुए ग्रीक वंश की संभावना को स्वीकार करने के बाद सम्राट जूलियन को अलेक्जेंडर द ग्रेट से रोमनों से यह कहते हुए कहा गया है, मुझे पता है कि आप रोमन स्वयं यूनानियों से वंशज हैं। और एक और विकल्प यह है कि ट्रोजन राजकुमार एनीस ने वास्तव में रोम की स्थापना की थी, जैसा कि रोमन कवि वर्जिल ने अपने महाकाव्य एनीड में वर्णित किया है। सम्राट ऑगस्टस और जूलियस सीजर दोनों को भी राजकुमार एनीस का वंशज कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से रोम की स्थापना कैसे हुई, इसकी परवाह किए बिना हम जानते हैं कि स्थापना के पहले युग के दौरान कुल मिलाकर 7 राजा थे, जिसकी शुरुआत रोमुलस से हुई और अंततः एट्रस्कन राजाओं के साथ समाप्त हुई। इस सभ्यता के अंतिम 3 सम्राट प्रिस्कस, ट्यूलियस और सुपरबस थे। एक समस्या इस विश्वास के साथ नहीं है कि अंतिम 3 राजा एट्रस्कन थे, बल्कि कुल राजाओं की सीमित संख्या के साथ है। यदि केवल 7 राजाओं ने 243 वर्षों तक शासन किया, तो इसका औसत प्रति सम्राट लगभग 35 वर्ष होगा, जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने दृढ़ता से खारिज कर दिया है। जबकि यह संभव है कि रोम पर अपने पहले वर्षों में केवल 7 राजाओं का शासन रहा हो, समकालीन साक्ष्यों की कमी के कारण इस असंभव दावे को साबित करने का कोई तरीका नहीं है। जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आलिया की लड़ाई के दौरान गल्स ने रोम को बर्खास्त कर दिया, तो उन्होंने रोम के मौजूदा अभिलेखों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया और बाकी में से कई अगले वर्षों में खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। एक या दूसरे तरीके से 509 ईसा पूर्व में रोम की राजशाही के रूप में नींव समाप्त हो गई, जब रोमनों ने आखिरकार एट्रस्कन लोगों से नियंत्रण वापस ले लिया, जिन्होंने पिछले 3 शासनकालों से उन पर शासन किया था। जैसा कि कहानी जाती है, अंतिम राजा लुसियस टार्किनियस सुपरबस को उसके बेटे सिक्स्टस टार्किनियस द्वारा एक महान महिला लुक्रेतिया के खिलाफ एक जघन्य अपराध करने के बाद पदच्युत कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। लुक्रेतिया के पिता, पति और यहाँ तक कि राजा के भतीजे भी शाही परिवार को राजा को ही उखाड़ फेंककर दंडित करने के लक्ष्य के साथ एक साथ आए। रोमन सेना और सीनेट दोनों ने इस तख्तापलट का समर्थन करने का फैसला किया। न केवल राजा टार्किनियस को उखाड़ फेंका जाएगा, बल्कि राजशाही को पूरी तरह से सीनेट द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा और उसके अधिकांश कर्तव्यों को इसके बजाय 2 निर्वाचित कौंसलों को स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक कौंसुल एक दूसरे के लिए एक प्रकार के चेक और बैलेंस के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है और कोई भी कौंसुल यदि वे कार्यालय में रहते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो कानून के अधीन होता है। पहले 2 कौंसुल ब्रूटस और कॉलिंटिनिस थे, हालांकि बाद वाला पदच्युत राजा का रिश्तेदार था और अंततः उसे अपनी स्थिति छोड़ने और निर्वासन में जाने के लिए मजबूर किया गया था। पब्लियस वैलेरियस पब्लिकोला ने कॉलिंटिनिस का स्थान दूसरे कौंसुल के रूप में लिया। राजा टार्किनियस ने अपने सिंहासन को फिर से हासिल करने और रोमन राजशाही को फिर से स्थापित करने के कुछ प्रयास किए, जैसे कि उसके निष्कासन के उसी वर्ष टार्किनियन षड्यंत्र के साथ और रोमन एट्रस्कन युद्धों के भीतर 2 लड़ाइयां पूर्व राजा के निराशाजनक रूप से असफल साबित होने के तुरंत बाद और गणराज्य बना रहा। इस समय जबकि गणराज्य राजशाही से एक सुधार हो सकता था, यह अभी भी लोकतंत्र जैसा नहीं था। इसके बजाय सीनेट, जो पूरी तरह से अभिजात वर्ग या याचिकाकर्ताओं से बनी थी, प्रत्येक कार्यकाल के लिए प्रत्येक कौंसुल को वोट देने के लिए जिम्मेदार थी और निचले वर्ग, जिन्हें प्लेबियन के रूप में जाना जाता था, के पास सीनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देने या प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं थी।
इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न स्तरों को अलग करने और उनमें अंतर करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए। याचिकाकर्ताओं और प्लेबियनों के बीच विवाह सख्त वर्जित था। जैसे जैसे गणराज्य बढ़ा और विकसित हुआ, प्लेबियनों ने धीरे धीरे अधिक से अधिक प्रभाव और शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिसमें अंततः कौंसुल के पद के लिए पात्र होना भी शामिल था। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अनिवार्य रूप से अपने धन के माध्यम से अपना समग्र अधिकार बनाए रखा। प्रारंभिक रोमन गणराज्य की एक और उत्सुक विशेषता यह थी कि यह आपात स्थितियों से कैसे निपटता था। उदाहरण के लिए, युद्ध के रूप में एक सैन्य आपातकाल के मामले में सीनेट और कौंसलों के पास मूल रूप से एक अस्थायी तानाशाह चुनने की क्षमता थी जो संकट के समय के लिए रोम पर पूर्ण अधिकार ग्रहण करेगा। यह स्थिति काफी स्पष्ट रूप से एक खतरनाक थी, क्योंकि इसने तानाशाह को पहले से ही अराजक समय में अनियंत्रित नियंत्रण और शक्ति दी थी। लेकिन सिनसिनाटस नामक एक प्लेबियन के लिए अवधारणा ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। अभिजात वर्ग सिनसिनाटस को उसके खेत से एक सैन्य आपातकाल के दौरान लाए थे, जिसे उन्होंने महसूस किया कि प्रभारी लेने और सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए एक तानाशाह की नियुक्ति की आवश्यकता थी। केवल 15 दिनों के बाद सिनसिनाटस ने रोमनों को जीत दिलाई, स्वेच्छा से अपनी अस्थायी स्थिति से हट गए और अपने खेत में वापस लौट गए। 449 ईसा पूर्व तक रोमन गणराज्य ने अपने कानूनों का पहला लिखित समूह भी स्थापित कर लिया था, जिसे 12 तालिकाओं के रूप में जाना जाता है। गणराज्य की पिछली संरचना के विपरीत, इन कानूनों का उद्देश्य अब कानून की नज़र में हर नागरिक को समान बनाना था। अंततः नए गणराज्य की नींव को परिष्कृत करने के बाद रोम एक और लक्ष्य विस्तार की ओर बढ़ सकता था। अगली सदियों में रोम का विकास शुरू हो जाएगा, जो आज हमारी रोमन इतिहास की किताबों के केवल पहले कुछ अध्याय बनाएगा, जबकि सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और